हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास स्टूडेंट्स। तो आज हम 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो से चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं। द लास्ट लेसन हमारी बुक का फर्स्ट लेसन है एंड दिस लेसन इज़ रिटन बाय अल्फोंस डोडे। नाउ स्टूडेंट, let me tell you the theme of this lesson. There are basically two themes of this lesson. First one is impact of war on the lives of people. कि जब war होती है तो उसका लोगों पर क्या असर होता है. This we'll see in this chapter. And the second one is the importance of our language, that is linguistic identity. So let's first see about the writer, what is written here in the book. Alphonse Daudet, his period was from 1840 to 1897. He was a French novelist and short story writer. कि अल्फोंस डोडे जो थे वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी थी. इन द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको-प्रुशियन वॉर that was held between 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. कि जो ये लास्ट लेसन चैप्टर है इसकी सेटिंग किन दिनों की है, जब फ्रैंको प्रशियन वॉर चल रही थी और इस वॉर में फ्रांस को प्रुशिया ने डिफीट कर दिया था, हरा दिया था. प्रुशिया देन consisted of what now are the nation of Germany. प्रुशिया को आज हम किस नाम से जानते हैं? We know it by the name Germany, Poland and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. कि जब ये वॉर हो रही थी तो उस वॉर के दौरान क्या होता है कि फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट्स थे अल्ज़ेस एंड लॉरेन, इन दोनों को प्रुशिया ने क्या किया था, हैंड ओवर कर लिया था. इन्होंने इसे जीत लिया था. रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफ़ेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. इस स्टोरी से हमें ये पता चलेगा कि इस वॉर का स्कूली लाइफ के ऊपर या स्कूल की जो लाइफ है, स्टूडेंट्स की जो लाइफ है, उस पर क्या असर हुआ. So let's begin with this chapter. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में जो नरेटर हैं, I started for school. Here I refers to the student, one of the main character. So two main characters or two protagonists are there in this chapter, Mr. M. Hamel the teacher and one student, Franz. So here the narrator is the student Franz. तो फ्रांस कहता है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, कि उस दिन स्कूल के लिए मुझे देर हो रही थी मॉर्निंग में, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग. और मुझे किस चीज़ का डर था? ड्रेड का मीनिंग होता है अफ्रेड ऑफ. तो उसे किस चीज़ का ड्रेड था? ही वॉज ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग. उसे डांट का डर था, स्कोल्डिंग का डर था. स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स. और ख़ास तौर से उसे किस चीज़ का डर था कि मिस्टर एम हेमल जो कि फ्रांस के टीचर थे, उसे डर था कि सर आज उनसे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछेंगे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम. और फ्रेंड्स कहता है कि उसे तो पार्टिसिपल्स का एक वर्ड भी नहीं आता था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर. फ्रेंड्स बोलता है कि मोमेंट के लिए, मीन्स एक पल के लिए मैंने ये सोचा कि मैं स्कूल ना जाऊं, बल्कि स्कूल जाने के बजाय क्या करूं, पूरा दिन बाहर बिताऊं. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट. अब यहाँ पर फ्रांस ने डे को डिस्क्राइब किया है कि वो दिन कैसा था, दैट इट वॉज वार्म, कुछ गर्म था
So bright means sun was bright that day. The birds were chirping at the edge of the woods. और चिड़ियों के चहकने की आवाज़ें आ रही थी. And in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. और दूर जो fields थी, sawmill के पीछे जो fields थी, वहाँ से Prussian soldiers की ड्रिलिंग की आवाज़ें आ रही थी. नाउ स्टूडेंट्स, ड्रिलिंग का मीनिंग होता है मार्च पास्ट करना, ठीक है, प्रैक्टिस करना. तो जो रशियन सोल्जर्स थे वो वहाँ पर क्या कर रहे थे? प्रैक्टिस कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल्स फॉर पार्टिसिपेंट्स. फ्रेंड्स बोलता है कि उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत टेम्पटिंग थी. टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिव, जिनको देखकर उसे लालच आ रहा था. और क्या चीज़ उसे अच्छी नहीं लग रही थी? रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स. मीन्स रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स से उसे ये सब कुछ कहीं ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट. लेकिन किसी तरीके से वो स्ट्रेंथ इकट्ठी की उसने, और क्या किया उसने? ही रेजिस्टेड. रेजिस्ट मीन्स टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. कि उसने किसी तरीके से अपनी सारी टेम्पटेशंस को साइड में किया और वो स्कूल के लिए जल्दी जल्दी चल देता है. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब फ्रांस टाउन हॉल के पास से गुज़र रहा था तो वो क्या नोटिस करा उसने ये नोटिस किया था कि वहाँ पर टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारा क्राउड खड़ा है. क्राउड माने भीड़ है. For the last 2 years, all our bad news had come from there. फ्रांस बोलता है कि पिछले 2 सालों से कोई भी बैड न्यूज़ है वो कहाँ से उन्हें मिलती थी? वो इसी बुलेटिन बोर्ड से उन्हें मिलती थी. किस तरह के बैड न्यूज़? द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स. यानी जो बैटल्स, जो लड़ाई वो हार जाते थे, या कोई भी जो कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स होते थे, वो सब वहीं टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर डिस्प्ले किए जाते थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. अब क्योंकि फ्रांस लेट हो रहा था स्कूल के लिए, इसलिए वो बिना वहाँ रुके, विदाउट स्टॉपिंग, वो क्या करता है? वो अपने मन में सोचता हुआ जाता है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि आखिर अब क्या बात हुई होगी. Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bob. You'll get to your school in plenty of time." तभी क्या होता है? Then as I hurried by as fast as I could, कि जब वो जल्दी जल्दी जा रहा था, जितनी जल्दी वो जा सकता था, द ब्लैक स्मिथ, कि जो ब्लैक स्मिथ था वो, जिसका नेम इसमें क्या बताया है? वॉचर, हु वॉज देयर, जो कि वहाँ बुलेटिन बोर्ड के पास खड़ा हुआ था. किसके साथ खड़ा हुआ था वो? अपने एक अप्रेंटिक के साथ में. अप्रेंटिक मीन्स जो उसका ट्रेनी था, जो उसका लर्नर था, उसके साथ वो खड़ा हुआ था. एंड वॉट ही वॉज डूइंग, द ब्लैक स्मिथ वॉचर एज वेल एज हिज अप्रेंटिक, वॉट दे वर डूइंग, दे वर रीडिंग द बुलेटिन. वो वहाँ खड़े होकर बुलेटिन बोर्ड पर जो न्यूज़ डिस्प्ले थी उसे वो पढ़ रहे थे. कॉल्ड आफ्टर मी, और वो फिर जब वो फ्रांस को वहाँ से जल्दी जल्दी जाते देखते हैं तो वो उसे आवाज़ लगाते हैं. डोंट गो सो फास्ट बाब, उसे कहते हैं कि तुम इतनी तेज़ मत जाओ. यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, उसे कहते कि तुम्हारे पास स्कूल जाने का बहुत टाइम होगा. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी and reached Am Himmel's little garden all out of breath. अब फ्रांस चलते चलते ये सोचता है कि क्या वो मेरा फ़न कर रहे थे? आर दे मेकिंग फ़न ऑफ मी, यानी कि क्या वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? लेकिन वो सोचते सोचते तब तक वो कहाँ पहुँच जाता है? ही रीच्ड एम हिमल्स लिटिल गार्डन. मिस्टर एम हिमल के छोटे से गार्डन में पहुँच जाता है. ठीक है. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better.
and the teacher's great ruler rapping on the table. अक्सर क्या होता था वहाँ, when school began, कि जब स्कूल की शुरुआत होती थी, there was a great bustle, कि वहाँ बहुत सा शोर होता था, आवाज़ें होती थी, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, कि इतनी आवाज़ें होती थी स्कूल के शुरू होने के टाइम, बिगिन होने के टाइम, कि उसके जो शोर होता था वो गली में भी साफ सुनाई देता था. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क मीन्स व्हाट टाइप ऑफ साउंड्स वर हर्ड देयर. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़ें. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन मीन्स एक साथ लेसन को रिपीट करने की आवाज़ें. वेरी लाउड, बहुत ऊंची ऊंची. विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर. और बच्चे क्या करते थे, अपने हाथों को अपने कानों पर रख लेते थे ताकि वो अच्छे से लेसन को समझ सके. ऐसा वो क्यों करते थे, क्योंकि शोर बहुत होता था. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल. और क्या चीज़ यूजुअली देखने को मिलती थी जब स्कूल शुरू होता था, कि जो टीचर हैं उनका जो रूलर था, मिस्टर एम हिमल का जो रूलर था, वो हमेशा टेबल पर ज़ोर ज़ोर से उसे पटका करते थे. बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल. लेकिन अब वहाँ सब कुछ स्टिल था, शांत था. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन. अब हिम जो फ्रांस था वो क्या करता था, वो कोशिश करता था चुपचाप वो जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाए और उसे कोई ना देखे. कमोशन का यहाँ मीनिंग है डिस्टर्बेंस और कन्फ्यूजन. तो वो हमेशा ये कोशिश करता था कि बिना किसी को डिस्टर्ब करे वो चुपचाप जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाए और ना ही किसी का ध्यान उसकी तरफ जाए. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे संडे मॉर्निंग के दिन होता है. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स. अब जो फ्रांस था वो विंडो से, खिड़की से देखता है उसके जो क्लासमेट्स थे, उसके जो सहपाठी थे, वो क्लास में बैठे थे ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, कि वो पहले से ही क्लास में अपनी सीट्स पर थे. एंड एम हिमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स. और क्या देखता था कि जो मिस्टर एम हिमल हैं वो जो रोज़ थी क्लास की, उनमें अपने रूलर को अपनी आर्म पिट में रखकर घूमते नज़र आते थे. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. अब उसे क्या करना था, सबके सामने क्लासरूम का डोर ओपन करना था और सबके सामने उसे अब जाना था. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. फ्रेंड्स कहता है कि तुम इमेजिन कर सकते हो, तुम ये सोच सकते हो कि हाउ आई ब्लश्ड, कि उस वक्त मैं कितना शाई फील कर रहा हूँ, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कि मैं कितना डरा हुआ था. बट नथिंग हैपन्ड. एम हिमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली. लेकिन कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता उस दिन. एम हिमल ने उसे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े प्यार से उसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस. लिटिल फ्रांस, तुम जल्दी से अपनी सीट पर चले जाओ. वी वर बिगनिंग विदाउट यू, कि हमें लेसन तुम्हारे बिना ही शुरू करना पड़ता. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क. फ्रेंड्स बोलता है कि मैं जल्दी से उछल कर, बेंच के ऊपर से उछल कर अपने डेस्क तक पहुँच कर बैठ गया. नॉट टिल देन when I had got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat. कि जब वो वहाँ बैठता है, अभी उसका जो डर था उससे वो बाहर नहीं निकल पाया था, और वो क्या नोटिस करते हैं कि उनके टीचर ने उस दिन क्या पहना हुआ था. ही वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ग्रीन कोट. उन्होंने एक सुंदर सा ग्रीन कोट डाला हुआ था. हिज फ्रिल्ड शर्ट, और शर्ट जिसमें फ्रिल्स थी, लेस लगी हुई थी. एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने सर पर एक ब्लैक सिल्क की कैप पहनी हुई थी. ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और उनकी जो ड्रेसेस थी वो सब एम्ब्रॉयडर्ड थी. देन दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शंस एंड प्राइज डेज. अब फ्रांस ये सोचता है कि ये जो ड्रेस थी, ये जो स्पेशल ड्रेस थी, मिस्टर हिमल
सिर्फ कब पहनते थे? ऑन द ओकेजन ऑफ इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, कि जब प्राइज डे होता था या जब इंस्पेक्शन होती थी स्कूल में, मिस्टर हेमल उस स्पेशल ड्रेस को तभी पहनते थे. बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलम. और उस दिन फ्रांस को पूरा स्कूल बड़ा ही स्ट्रेंज, बड़ा ही अजीब लग रहा था. एंड सॉलम, सॉलम मीन्स सीरियस, क्वाइट, कि स्कूल में बहुत सीरियसनेस नज़र आ रही थी. इवन टीचर सीरियस नज़र आ रहे थे. बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. अब फ्रांस ये नोटिस करता है, उसको बड़ा सरप्राइज होता है ये देखकर, that most was to see, he was most surprised to see on the back benches. उसने क्या देखा, किस चीज़ से वो बहुत सरप्राइज हुआ? सबसे ज़्यादा उसे सरप्राइज इस बात का हुआ कि जो बैक बेंचेस थे, जो हमेशा खाली होते थे, एम्प्टी होते थे, आज वहाँ पर विलेज के लोग बैठे हुए थे. एंड दे वर सिटिंग वेरी क्वाइटली, बड़े चुपचाप वो लोग वहाँ बैठे हुए थे. उनमें कौन कौन लोग बैठे हुए थे? ओल्ड हॉजर. अब हॉजर यहाँ पर नेम है, ओल्ड हॉजर यानी बूढ़े हॉजर, कोई पर्सन है ये, वो बैठे हुए थे. विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, और उन्होंने सर पर एक थ्री कॉर्नर्ड हैट पहनी हुई थी. ठीक है. एंड द फॉर्मर मेयर, एक फॉर्मर मेयर बैठे हुए थे. फॉर्मर का मतलब होता है जो रिटायर हो चुके हैं, मीन्स वो भी एजेड पर्सन थे, मीन्स वो भी करीब 60 अबव 60 ईयर्स की एज होगी उनकी भी, बिकॉज हेयर इट इज़ रिटन फॉर्मर मेयर. द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, कि जो पोस्ट मास्टर थे वो भी फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठे हुए, मीन्स ऑल एजेड पर्सन्स वर सिटिंग देयर. एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और उनके साथ और भी बहुत से लोग बैठे हुए थे. एवरीबडी लुक्ड सैड, और सभी बहुत उदास दिख रहे थे. एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. अब वो क्या नोटिस करता है? फ्रांस नोटिस करता है कि जो हॉजर हैं वो अपने साथ में एक ओल्ड प्राइमर लेकर आए हुए थे. अब प्राइमर एक बुक होती है, बिगनर्स बुक जिसे बोलते हैं. जैसे कोई भी लैंग्वेज जब हम सीखते हैं तो उसके जब अल्फ़ाबेट्स हम सीखते हैं तो उन अल्फ़ाबेट्स की जो बुक्स होती हैं दैट आर कॉल्ड प्राइमर्स. तो जैसे ABCD की बुक है, ठीक है, हिंदी में क ख ग की बुक है, तो उन बुक्स को हम प्राइमर बोलते हैं. तो मिस्टर हॉजर एक ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी प्राइमर बुक लेकर आए हुए थे. एंड थम्ड एट द एजेस, कि वो जो बुक थी उसके एजेस कैसे थे? दे वर थम्ड मीन्स टॉर्न एंड डैमेज्ड थे, मीन्स फटे हुए थे. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और मिस्टर हॉजर ने अपने प्राइमर को अपनी नीज पर, अपने घुटनों पर खोला हुआ था. विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसके खुले हुए पेजेस के ऊपर उनके जो स्पेक्टिकल्स थे, उनके जो चश्मे थे, वो रखे हुए थे. While I was wondering about it all, M. Himmel mounted his chair. कि जब मैं ये सब कुछ सोच कर आश्चर्य में ही था, तब क्या होता है? तो वो नोटिस करते हैं कि मिस्टर M. Himmel अपनी चेयर पर आकर बैठ जाते हैं. द मीनिंग ऑफ माउंटेड हेयर इज सैट ऑन. वो आकर बैठ जाते हैं. एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. कि मिस्टर M. Himmel बहुत ही सीरियस, ग्रेव का मीनिंग होता है सीरियस, एंड जेंटल मीन्स पोलाइट. मीन्स मिस्टर M. Himmel उस दिन बड़े ही सीरियस और पोलाइट टोन में वो फ्रांस से कहते हैं, अपनी यूजुअल टोन में वो फ्रांस से कहते हैं, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. वो कहते हैं कि मेरे बच्चों, ये मेरा आखिरी लेसन है, लास्ट लेसन है जो मैं आज डिलीवर करने जा रहा हूँ. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. अब वाई this lesson is the last lesson of Mr. M. Himmel? He tells that also. Mr. M. Himmel ये भी बताते हैं कि ये लेसन उनका लास्ट लेसन क्यों है. वो बताते हैं
कि बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि अब अल्ज़स और लॉरेन के स्कूल्स में अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ऐसा क्यों था? क्योंकि देखिए स्टोरी के बिगिनिंग में बताया गया है कि जो स्टोरी सेट हुई है वो किस पीरियड में सेट हुई है, जब फ्रैंको प्रुशियन वार चल रही थी। उस वार के दौरान क्या होता है कि फ्रांस को जो प्रुशिया था उसने हरा दिया था, और फ्रांस के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें अल्ज़स एंड लॉरेन आते हैं, इनको जो प्रुशियंस थे उन्होंने कैप्चर कर लिया था। अब देखो, जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को या किसी पर्टिकुलर एरिया को किसी दूसरी कंट्री के कैप्चर करती है तो सब कुछ अपनी कंट्री का वो इम्पोज करते हैं। तो इसी तरीके से वो अपनी कंट्री के एजुकेशन, अपनी कंट्री की लैंग्वेज को लॉरेन और एल्ज़ेक के जो लोग थे, यानी फ्रांस के जो लोग थे, उनके ऊपर वो इम्पोज करते हैं, थोप देते हैं। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। मिस्टर एम हिमल बच्चों को बताते हैं, वहाँ जो बैठे हुए लोग थे उनको बताते हैं कि कल से न्यू टीचर आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मिस्टर हिमल कहते हैं कि ये तुम सबका फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन होगा, और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब इस लेसन को बहुत ध्यान से सुनो। What a thunderclap these words were to me. फ्रांस के लिए मिस्टर एम हिमल के ये जो वर्ड्स थे किसी थंडर क्लैप से कम नहीं थे, यानी अनएक्सपेक्टेड वर्ड्स थे जो कभी फ्रांस ने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। फ्रांस ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि उनकी कंट्री में उनको उनकी लैंग्वेज यानी उनकी फ्रेंच लैंग्वेज के अलावा भी किसी और लैंग्वेज को पढ़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ओह द रेचेस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब जो लिटिल फ्रांस है उसे समझ आता है कि अरे यही वो न्यूज़ होगी जो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर डिस्प्लेड होगी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर। देन ओह how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. And M. Himmel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his rules and how cranky he was. अब इस स्टेंजा में, इस पैराग्राफ के अंदर फ्रांस की जो फीलिंग्स हैं उसे बताएं कि जब उसे ये पता चलता है कि उनका ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है तो उसमें किस तरह की फीलिंग्स आती हैं। वो कहता है आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब वो अपने मन में सोचता है कि कितना मुश्किल है कि अब मैं अपनी ही लैंग्वेज को अब आगे नहीं पढ़ पाऊँगा, अभी तो मुझे लिखना भी अच्छे से नहीं आया। आई मस्ट स्टॉप देयर देन। वो सोचता है कि यानी अब फ्रेंच लैंग्वेज को मैं आगे नहीं सीख पाऊँगा, मुझे वहीं रुक जाना होगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। वो खुद के सॉरी फील करता है कि मैंने अपने लेसन्स नहीं पढ़े। ही वॉज रिपेंटिंग, वो पछताता है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। उसे हर चीज़ के लिए वो सॉरी फील करता है कि किस तरीके से बजाय अपनी क्लासेस को अटेंड करने के व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही गोज़ टू सीक बर्ड्स एग्स, कि बर्ड्स के अंडे ढूंढने में वो अपना टाइम वेस्ट करता था। वो सार यहाँ पर एक रिवर का नेम है कि किस तरीके से सार में के आसपास वो वहाँ रिवर के आसपास उसमें स्लाइड करना पसंद करता था। माई बुक्स दैट हैड सीम सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, कि मेरी किताबें जो कुछ समय पहले मुझे बेकार लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, जिनको उठाना भी मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, कि मेरी ग्रामर की बुक, मेरी हिस्ट्री, हमारी कंट्री के सेंट्स की हिस्ट्री, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। वो सोचता है कि ये सब कुछ अब मेरे लिए किसी पुराने दोस्त जैसे हो जाएंगे। दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं छोड़ नहीं सकता। एंड एम हिमल टू,
द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे। ये सोचकर कि एम हेमल भी अब वहाँ से चले जाएंगे, अब वो ये मान लेता है कि एम हेमल भी एक ओल्ड फ्रेंड की तरह उसके लिए हो जाएंगे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। वो अपने मन में सोचता है कि अब वो मिस्टर एम हेमल को भी शायद कभी नहीं देख पाएगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। ये सब कुछ जो वो सोचता है, इस सब से मिस्टर एम हेमल का जो रूलर, जिससे उसे डर लगता था, जिससे वो फ्राइटन था, वो सब कुछ उसके मन से कहीं गायब हो जाता है। हाउ क्रैंकी ही वॉज। क्रैंकी हियर मीन्स इसेंट्रिक, मीन्स सन की, जिसे हम कहते हैं कि वो जो उनके टीचर थे, जो एक हार्ड टास्क टीचर थे, जो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, उसको भी अब फ्रांस को मिस करना होगा। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। अब फ्रांस को ये समझ आ जाता है कि आखिर उनके टीचर मिस्टर एम हेमल ने उस दिन वो स्पेशल ड्रेस क्यों डाली है। एंड नाउ I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब फ्रांस को ये समझ आ जाता है कि वो जितने भी ओल्ड मैन हैं विलेज के, ओल्ड हॉजर या फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, वाई दे ऑल आर सिटिंग देयर। उसे सब समझ आ जाता है कि वो सब उनकी क्लासरूम के बैक बेंचेस पर क्यों बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी। अब रीज़न यहाँ दिया है कि दे वर देयर बिकॉज दे वर फीलिंग सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो भी इस बात पर रिपेंट कर रहे हैं कि वो भी स्कूल नहीं गए, कि उन्होंने भी स्कूल मिस किया था। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। कि ये उनका तरीका था, उनका वे था उनके मास्टर को थैंक्स करने का, जो पिछले 40 years से फेथफुली अपनी सर्विसेज को दे रहे थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर। कि अपने देश को, अपनी कंट्री को के लिए रिस्पेक्ट शो करने का उनका ये तरीका था कि जो अब उनकी नहीं रही। दैट्स ऑल, विल डू द सेकेंड पार्ट इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू and don't forget to like and subscribe this channel. Thank you.